नमस्कार, न्यूज़ ऑब्जर्वर के खास कार्यक्रम विशेष में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश के उपचुनाव के बारे में और इन उपचुनावों को लेकर संभावित प्रत्याशी किस तरह से प्रचार कर रहे हैं कि उससे विवाद की स्थिति बन रही है। कहीं पूर्व मंत्री इस तरीके की बातें कहते नज़र आ रहे हैं कि साहब बीजेपी जो है वो नोट बंटवा रही है। वहीं वर्तमान में एक मंत्री इस वजह से बदनाम हो रहे हैं कि उन्होंने किस कार्यक्रम में कब कहाँ कैसे जिसको कहें 100-100 रुपये के नोट बांटे हैं, वो चर्चा का विषय बना हुआ है। बात इंदौर की करें तो इंदौर में प्रेमचंद गुड्डू जो हैं वो कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं वो इसलिए विवादों में आ रहे हैं कि उनकी गाड़ियां पकड़ी जा रही हैं जिनमें अवैध रूप से झंडे और बैनर पकड़े जा रहे हैं। तो सवाल ये है कि इस चुनाव को दोनों दल करो या मरो की स्थिति में तो ले रहे हैं, परंतु जनता का कितना हित साध रहे हैं, जनता की तरफ कितना ध्यान दे रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है, जिसे लेकर अभी तक किसी भी दल की कोई संजीदगी नज़र नहीं आई है। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले मेहमानों का परिचय। बात कांग्रेस की करें तो कांग्रेस से राकेश चतुर्वेदी जी हैं, वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, वो कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। सपाक्स की तरफ से हरिओम गुप्ता जी हैं, वो यहाँ सपाक्स का पक्ष रखेंगे। सबसे पहला सवाल यहाँ पर आपसे राकेश जी की जो हालात आप देख रहे हैं, अभी आपने ताज़ा आरोप लगाया है कि वर्तमान में जो खाद्य मंत्री हैं विसाहू लाल सिंह, उनका फ़ोटो आप वायरल कर रहे हैं जगह जगह और उसमें वो 100 रुपये का नोट देते हुए दिख रहे हैं किसी को। तो ये वाकई अभी का फ़ोटो है या पुराना कोई फ़ोटो वायरल हो गया है? ये फोटो अभी का है। वैसे ये सरकार जो बनी वो पैसा देकर बनी है, तो अब इलेक्शन में पैसा बांट के सोच रहे हैं, पैसा बांट के जीत लें, इनकी इच्छा ही है। पर ऐसा जनता को समझदार है, ऐसा ये सब संभव नहीं है तरीके से देखा जाए तो। पहले इनके मंत्री बांट रहे थे पैसा, वो भी वही कर रहे हैं। ये तो सब पैसे इनका वो है, सरकार इधर कहेगी सरकार हमारा पैसा नहीं है, इधर पैसा लेके वोट लेने के चक्कर में नहीं। पर बीजेपी ये कह रही कि ये फ़ोटो काफ़ी पुराना है, जिसे आप बता रहे हैं कि साहब ये पैसे बांट रहे हैं, ये पुराना फ़ोटो है। और इलेक्शन कमीशन इसकी इंक्वायरी कर ले, पता चल जाएगा। नहीं, तो बात ये भी उठती है कि अभी तक जब विसाहू लाल जी आपके खेमे में थे तब तो वो इस तरीके के नहीं थे, पर आज जिस तरीके के कटाक्ष आप उनके ऊपर कर रहे हैं वो तो आदिवासी समाज का एक तरीके से अपमान दिख रहा है कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सिर्फ उन्हीं को टारगेट करके आपके बयान आ रहे हैं पार्टी के। पहले उसका कारण ये था, पहले उनको इसकी जरूरत इसलिए नहीं पड़ती थी। पहली बात तो ये, इसके पहले वो इलेक्शन हारे, ऐसा नहीं कांग्रेस में रहकर जा रहे हैं। दूसरा किस्सा क्या कि पहले हम जैसे कांग्रेस का सिंबल था, कांग्रेस की राष्ट्रीय पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है, इस कारण उस पर जीतते कुछ वोट उनके रहे होंगे अपने, जिनके नाम मिलते होंगे पार्टी में, पार्टी के नाम वोट मिलते हैं। नहीं, पर अब जो आरोप आप अब लगा रहे हैं ये तो बहुत संगीन है और इस तरीके का कि साहब 35 करोड़ रुपए ले लिए हैं तो इसलिए नोट बट रहे हैं, ये आरोप कितने उचित हैं? नहीं, ये तो स्वाभाविक है। नहीं तो क्यों, क्या कारण था कि उनको छोड़ के जाने की जरूरत पड़ी कांग्रेस? ऐसा क्या था वहाँ पे? तो ऐसा अगर वो कहेंगे सिंधिया जी का प्रभाव है, उधर तो सिंधिया जी कोई लेन देन ही नहीं था उनके जिले में। बिल्कुल। तो सवाल ये है कि अब जब आपको पता है कि इतने पैसे उनको मिले हैं तो आप ये बात कहते क्यों नहीं है कोर्ट में जाके? सबूत हैं तो बताइए। प्रूफ करना बड़ा मुश्किल काम होता है। नहीं, पर सवाल ये है कि अगर प्रूफ करना मुश्किल है, आपके पास सबूत नहीं है, तो क्यों किसी की इमेज खराब करना? नहीं, इमेज खराब नहीं, स्वाभाविक तो ऐसा क्या है दिखा उनको कि वो पार्टी जो भी चल रही है और कह दिया उन्होंने तो जिंदगी में शिवराज सिंह जी के साथ ही रहूंगा, मरूंगा तब भी उन्हीं के संग रहूंगा, तो ऐसा क्या लालच? मतलब नहीं, पर देखिए ये कोई पहली बार तो हुआ नहीं। सुभाष चंद्र बोस भी छोड़ के गए थे कांग्रेस, वो गए थे कि नहीं गए थे? कांग्रेस अलग थी, सुभाष चंद्र बोस अलग चीज थे, हाँ, गांधी जी अलग चीज थे, नेहरू जी अलग चीज थे, मोतीलाल नेहरू अलग चीज थे। इनकी तुलना उस टाइम किनसे कर रहे हो आप? नहीं, सवाल ये नहीं है, नेता तो नेता ही होगा, कोई भी जनप्रतिनिधि है और वो इतने लंबे समय से विधायिका में अपना पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, तो उन पर ऐसे आरोप लगा देना भी तो गलत है ना। कल को आप तो आरोप लगा के निकल गए, जनता में तो तमाम भ्रांतियां फैल रही हैं। दिख रहा है ना, नोट दे रहे हैं, वो तो वीडियो है तो। नहीं, वो नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, आप कह रहे हैं कि नोट, आपके बड़े बड़े नेताओं ने आज बयान जारी किए हैं, चाहे दिग्विजय सिंह हो या बाकी के अन्य नेता हों, सब ने ये कहा है कि
नोट मिले थे इनको, तो इसीलिए ये बांट रहे हैं। सवाल ये है कि जब आपके पास प्रूफ नहीं है तो ऐसे आरोप कैसे लगा सकते हैं? ऐसे क्यों, क्या ऐसे कौन सा लालच था, ये बताइए आप। कुछ लोग तो जो सिंधिया जी के साथ वाले यहाँ भी मंत्री थे, वहाँ भी मंत्री बन जाए, मुख्यमंत्री तो बन नहीं गए। दूसरा इनका कहना ये था कि सिंधिया जी को मुख्यमंत्री बना दिया क्या उन लोगों ने। कांग्रेस ने तो सिंधिया जी को 2 बार सेंट्रल मिनिस्टर बनाया, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का जनरल सेक्रेटरी बनाया, यूपी के इंचार्ज रहे वो प्रियंका गांधी के संग, स्टीयरिंग कमेटी के मेंबर रहे, टिकट जब बढ़ रही थी। ग्वालियर जी में सब कुछ सिंधिया जी के हिसाब से होता था। कमलनाथ जी का मेरे पास तो उनके मेल दिखा सकता हूँ, क्या लोग विकास लाभ करते हैं जो 400 मुस्लिम किससे भेजते थे। बिल्कुल। मैं आपसे जानना चाहूँगा गुप्ता जी कि ये जो वीडियो वायरल हुआ उस पर मंत्री जी ने तो अपनी सफाई दे दी है कि साहब ये ठीक नहीं है, और आपकी तरफ से क्या प्रतिक्रिया है अब इस पर? हमारी तरफ से प्रक्रिया ये है कि जो भी ये दोनों दल हैं वो सत्ता प्राप्त करने के लिए इन प्रकार सभी जो कंडे अपना रहे हैं उसका सपाक्ष पार्टी जरूर कर रही है। दोनों के चाल चरित्र चेहरे जनता देख रही है और उसी हिसाब से इन उपचुनावों में मतदान होगा। और जहाँ तक कांग्रेस पार्टी का प्रश्न है, कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि धरने के लिए गए हैं, तो आज अब ये जो राजनीति है 2000 के बाद की जो राजनीति है वो सब वैभव और धन और पैसे की ही राजनीति बची है, पॉलिटिक्स या कोई सिद्धांतों की बात नहीं रही। सिंधिया गुट के लोगों के साथ साथ जो अन्य 2-3 विधायक भी कांग्रेस ट्वीट करके गए, तो उन्होंने आरोप यही लगाया कि हम 7-7 बार के 5-5 बार के विधायक थे, चाहे विशाल लाल जी हो चाहे कंसानंद जी हो, और उन्हें जो एक मुख्यमंत्री से जो अपेक्षा थी उनके विधानसभा क्षेत्र में काम करने की वो उन्हें नहीं मिली। और मौका देखते ही उन्होंने जब देखा कि सिंधिया गुट के विधायक जा रहे हैं तो उन्होंने भी उस रास्ते को पकड़ लिया। अब जहाँ तक धन वैभव बल की बात है तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ आश्वासन तो मिले होंगे, तब भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार बनाई है। वो चाहे धन के रूप में दिया हो या अन्य और प्रलोभन दिए हो, मंत्री के रूप में तो दिए ही है। जैसे मंत्री बनाया इन लोगों को, बगैर विधायक बने भी मंत्री बनाया, ये भी इतिहास में एक नजीर है। 1-2 बार एक्सेप्शनल, जैसे शुरुआत दिग्विजय सिंह जी ने मध्य प्रदेश में कर दी थी, उन्होंने श्योपुर के एक उनके साथी थे जिनको विधायक बनाया था अल्पसंख्यक वर्ग से। लेकिन ये सत्ता को संतुलित करने के लिए, सत्ता बनाए रखने के लिए, सत्ता का उपभोग और वैभव कैसे किया मुख्यमंत्री जी ने पहली बार इतने सारे लोग जो बगैर जनता के चुने हुए प्रतिनिधि के रूप में सबको मंत्री बना रखा है 6-6 महीने, और इनमें से 2 मंत्री तो ऐसे हैं जो चुनाव के पहले मंत्री पद से भी हट जाएंगे, जिन्हें पहले 6 महीने पूरे हो रहे हैं, और उनका तो लगभग 10-12 दिन बाद वोटिंग होगी और फिर परिणाम आएगा, उसके बाद जो स्थिति निकलेगी। तो ये सपाक्ष पार्टी ने ये इन सारे इनके जो चरित्र हैं, कांग्रेस से भी ये बात कर रही है कि साहब गद्दारों पर ध्यान दीजिए। तो आप ये बताइए, कांग्रेस अपनी इन 28 सीटों पे बीजेपी के कितने गद्दारों को टिकट दिए इन लोगों ने? जो बीजेपी से जो वोटा लेके पिछले चुनाव में बीजेपी से लड़े थे, अब वो इस बार कांग्रेस से लड़ रहे हैं। जो कांग्रेस से लड़े थे वो बीजेपी से लड़ रहे हैं। तो आम जनता तो ठगी महसूस कर रही है कि भैया हमने पिछली बार एक के नकारात्मक वोट दिया था, एक को सकारात्मक वोट दिया, अब दोनों के चेहरे बदल गए, तो ये दोनों दल किस नैतिक बल पर वहां वोट मांगने की बात करेंगे? तो ऐसी स्थिति में जो अन्य दल है, जैसे हमारे सपाक्ष पार्टी है, बीएसपी ने भी अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं और मतदाता मौन है ये। और जहाँ तक पैसे वितरण की बात है तो देखिए साहब, आयोग ने एक सीमा जरूर बनाई है, पर इन सीमाओं से कभी चुनाव नहीं होते। आज की डेट में जो हमारा रेट है और जो जिस तरीके के 21 दिन का जो मिनिमम, अगर हम आचार संहिता के बाद के ही कार्यक्रम लगाए, लगभग 30 दिन में जो खर्चे होते हैं उसमें सिर्फ अकेले उम्मीदवार की गाड़ी और प्रचारकर्ताओं के हिसाब से ही वो 27-28 लाख पूरे हो जाते हैं। तो ये तो अव्यावहारिक है। वास्तविक खर्चा जो होता है वो एक विधानसभा में हमारे हिसाब से 3 से 5 करोड़ रुपए मिनिमम, जब सामान्य तरीके का चुनाव लड़ता है। और धन बांट के चुनाव लड़ेगा तो उसकी तो कोई सीमा ही नहीं है। और जहाँ तक ये धन बांटने की बात है तो कई बार रूरल एरिया में कलश लेके बच्चे खड़े रहते हैं, महिलाएं खड़ी रहती हैं, उनको पैसे डाल देते हैं। हमारे यहाँ जो भारतीय संस्कृति का एक उदाहरण लेके कई बार इसमें भी बचाव करने की कोशिश करते हैं। अब ये वीडियो कब का है, क्या एफिडेविट के साथ इन्होंने, और क्या आपको लगता है कि आदिवासी समाज से जुड़े हुए लोग, चूंकि वो इनोसेंट रहते हैं, सीधे रहते हैं, तो उनको इस ट्रैप में फंसाना कांग्रेस के लिए ज़्यादा सरल रहता है? देखिए, अब आज के समय में सरल तो किसी को नहीं है। हाँ, आदिवासी अपने आप में
सच्चा इंसान है वो जो कहता है। लेकिन ये बात मान लीजिए, अब आप पिछले हम 10 वर्षों से ये ट्रेंड देख रहे हैं, आप धन चाहे इतना बांट लें, मतदाता धन भी ले लेगा, लाभ भी ले लेगा, प्रलोभन भी ले लेगा और वोट भी नहीं देगा। ऐसे कई उदाहरण मैं आपको प्रत्यक्ष रूप से बता सकता हूं, और ये उम्मीदवारों को जानकारी में भी है। तो अब वो स्थिति नहीं है कि हम धन बांट के हमारा वोट पक्का कर लेंगे, लेकिन मन संतोष के लिए कि भाई चुनाव लड़ना है तो आप घेराबंदी भले ही कर लें, बाद में उसको डरा धमका के भैया हमने तेरी इतनी मदद की फिर भी तूने वोट नहीं दिया। वोट व्यक्ति अपने आत्मनिरीक्षण करने के बाद ही देगा। और इस 28 के इसलिए ज्यादा जोर है कि सरकार का स्थायित्व भी इसी पर है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस। बिल्कुल, मैं यहाँ आपसे पूछना चाहूँगा राकेश जी कि अगर बिसाहू लाल नोट बांट रहे हैं तो आपकी नज़र है, तीखी नज़र है, पर अगर प्रेमचंद गुड्डू की गाड़ी से कांग्रेस के झंडे बैनर पकड़े जा रहे हैं अवैध रूप से, तो वो क्या है? वो इलेक्शन कमीशन देखेगा क्या है? नहीं, सवाल ये है कि नैतिकता की जब दुहाई आप दे रहे हैं और एक मंत्री को आपने ये कहा कि साहब, हालांकि अभी ऑथेंटिक नहीं है वो फोटो के अभी का है या पुराना है, क्योंकि उसमें कोई भी मास्क लगाए हुए नहीं दिख रहा है। तो एक तो ये बात, दूसरा मेरा कहना ये है कि अगर आपको ये दिख रहा है कि साहब ऐसी स्थिति है, तो आपके भी लोग तो यही कर रहे हैं। नहीं, हमारे देखिए, आप बैनर पोस्टर अलग चीज होती है, पैसा अलग चीज होती है। और बीजेपी के मंत्री से दानवीर नहीं है कि बिना मतलब से पैसे बांटे, वो फोटो अभी ही होगा। चलिए, मैं ये भी जानना चाहूँगा कि अब आप ये भी कहते हैं कि साहब ये लोग दागी हैं, इन्होंने पैसे लिए हैं, तो प्रेमचंद गुड्डू क्या हैं जो बीजेपी से कांग्रेस में आए हैं और आप उनको टिकट भी दे रहे हैं? क्या है, देखिए, हम लोगों ने सर्वे कराया, सर्वे में जिसके चांस अच्छे दिख रहे हैं, जैसे कि इलेक्शन में सबसे बड़ी चीज होती है कोई पार्टी हो वो सीट जीतना चाहिए, हमारा उद्देश्य वही है। तो कल को मान लो कैलाश जी का कोई पक्का चेला आपको आके कहे कि मैं जीत जाऊंगा, मुझे टिकट दे दो, तो दे देंगे आप? सर्वे होगा, सर्वे में तो उन्हीं का नाम आएगा फिर। सर्वे कराएं। मैं तो एक आपको उदाहरण दे रहा हूँ कि आपके लिए जीत ज़्यादा महत्वपूर्ण है या नैतिकता ज़्यादा महत्वपूर्ण है? नहीं, नैतिकता अपनी जगह है, जीत अपनी जगह है, दोनों चीज़ें अलग है। नैतिकता से कहना राजनीति नहीं चलती। हाँ, नहीं बता रहा हूँ, दोनों चीज़ें अपनी अपनी जगह। बिल्कुल, बताइए साहब गुप्ता जी, नैतिकता इनके लिए क्या मायने रखती है? कोई नैतिकता नहीं, सिद्धांतों की बात सब मतलब बेमानी है। जो भी चेहरे लाए गए हैं वो सिर्फ इसलिए कि पिछले चुनाव में उन्होंने बीजेपी के अगेंस्ट खड़े होके या बीजेपी के साथ खड़े होकर कांग्रेस के विरोध में कितने वोट आए। सेकंड नंबर का जो व्यक्ति है उससे प्रलोभन देकर, क्योंकि वो भी उम्मीद कर रहा है कि मैं उस समय विधायक नहीं बना तो शायद अब कांग्रेस से विधायक बन जाऊँ। लेकिन जनता, देखिए, क्षेत्र की जनता बहुत समझदार है। जो हमारा मतदाता है वो बहुत बारीकी से उम्मीदवार का आत्म परीक्षण करता है। चाहे वो, हम तो कह रहे हैं पढ़ा लिखा मतदाता नहीं, हमारा जो रूरल एरिया का जो किसान और ग्रामीण क्षेत्र का मतदाता है वो बहुत ही सटीक निर्णय करता है, और जो वास्तविक रूप से जनता के हित में काम करेगा वोट उसी को मिलेंगे। और जहाँ तक ये धन की बांट है, वैभव की बांट है, ये दोनों दल एक जैसा कर रहे हैं, कांग्रेस भी वही व्यवस्था करती है। तो अब जहाँ तक माननीय प्रेमचंद जी गुड्डू का सवाल है, वो सांसद जब रहे तब उन्होंने कितना उज्जैन क्षेत्र में कितना मतलब उनने अब उनका हिटलरशाही चली है, ये वहाँ के प्रशासकीय अमले से पूछ लो, आम जनता से पूछ लो। तो अब वही सारी स्थिति, वो लाभ देखते हुए कि उस समय लाभ नहीं मिल रहा था तो बीजेपी ज्वाइन कर ली, बीजेपी में फिर उनका जनता ने नकार दिया। अब ऐसे नकारे हुए चेहरों को कांग्रेस फिर अपने सीटों पर ले आई है, और जो वास्तविक कार्यकर्ता है उस वास्तविक कार्यकर्ता के मन में टीस भारतीय जनता पार्टी। बहुत बढ़िया बात आपने कही है। ये राकेश जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपके यहाँ से कोई नेता, कार्यकर्ता, विधायक पार्टी छोड़कर जाए तो वो गद्दार, और ये जो बीजेपी से आए ये क्या है? ये कोई चमत्कार है कि क्या है? क्या मैंने आपको बताया ना, दोनों की स्थिति में फर्क है। हाँ, हमारे सिंबाल पे उनने इलेक्शन लड़ा, उससे वो जीत के गए, फिर उधर गए, तो मंत्री पद, तो उन्होंने भी तो उनके सिंबाल पे लड़ा और आपके इधर आ गए। नहीं, लेकिन वो हार गए थे। हाँ, कुछ भी हो गया, आपको ये लगा कि सुनिए तो सही, जो रिजल्ट आया उससे आपको पता था ये सेकंड नंबर पे रहा है। आपने उन्हीं को छांटा कि भाई ज़्यादा सीटें जीतना है तो बीजेपी का हो तो चलेगा, सपा का हो तो चलेगा, बसपा का हो तो आने दो के ना सब।
इलेक्शन देखिए ना, पता ना, जब इलेक्शन होता है सबसे बड़ी चीज होती जीत। हमको क्या, उनके जो बीजेपी के लोग हैं वही बीजेपी में नैतिक मैम ने कहा है, फिर एथिक्स कहा है कि अगर जब जीत की बात करेंगे तो हम आप कहे कि हम सिद्धांतों की पार्टी है, सबसे पुरानी पार्टी है, फिर कांग्रेस का बेचारा जो आम कार्यकर्ता वही तो कांग्रेस में कार्यकर्ता ठगा महसूस कर रहा नहीं। तो अब राकेश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो घालमेल हो गया है उसको कांग्रेसी किस तरह से ले रहे हैं? वो कैसे? आप कहते हैं कि बीजेपी वाले इसलिए मेहनत नहीं करेंगे क्योंकि आपके यहाँ से लोग चले गए कांग्रेस से बीजेपी में और उनने उनका हक मार लिया। अब उनके यहाँ से जो लोग आ गए उन्होंने आपके लोगों का हक मार लिया, मामला बराबर हो गया। पर ये बात है कि क्या ये जो असंतुष्ट लोग हैं इनको आप मना पाओगे? जो इस वजह से नाराज हैं कि साहब कल तक जो बीजेपी का गुणगान कर रहा था वो कांग्रेस में आके टिकट लेके बैठ गया, सत्ता में आए तो हम लोग दूसरे में उनको एडजस्ट करेंगे, और नहीं आए तो क्या कर लेंगे? जिसकी पूरी संभावना है नहीं। देखिए क्या है, नहीं ये तो हर आदमी कहता है, कोई मतलब घटिया किस्म का विद्यार्थी भी ये नहीं कहेगा कि साहब मैं फेल हो जाऊंगा, वो तो हर आदमी कहेगा कि मैं पास हो जाऊंगा परीक्षा में। सवाल ये है कि अब आपको जब स्थितियां दिख रही हैं जनता में, जब आप ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हैं उनकी तरफ उंगली उठा के कि ये गद्दार, तो ये मक्कार जो आपके इधर आए हैं उनका क्या? मैंने दोनों की स्थिति में बहुत फर्क है। मैं बताया ना, हमारे सिंबाल पे इलेक्शन जीत के धोखा देके गए, वो तो बेचारे हारे हुए हैं। अरे तो ये मैंने बता दिया ना, वो उनके सिंबाल पे हार के इधर आए क्योंकि उधर जीत नहीं पाए, तो उन्होंने कहा इधर जीत लेंगे इस बार। और इनकी क्या ऑथेंटिसिटी है? आपको कैसे इसको लगता है कि इनकी प्रामाणिकता रहेगी? कल को इनको कोई बड़ा प्रलोभन मिला, खुदा न खास्ता मान लीजिए 28 की 28 सीटें आप जीत जाएं और उसमें से फिर इनको बड़ा प्रलोभन मिल गया, तो फिर ये तो वहीं चले जाएंगे। वो तो भविष्य की बात है, वो अभी कुछ किसी बारे में कुछ नहीं कर सकते। नहीं, तो मैं यही कह रहा हूँ कि फिर आप क्या करेंगे? फिर ये अपने माथे पे ये सील लगवा लेंगे कि हाँ साहब हमारी पार्टी तो बिकाऊ लोगों की, कभी भी कोई निकल लेता है। तो पर ये अच्छी बात है क्या बिकना है? हमने पैसे थोड़ी नहीं, हम तो ऐसे ही आए। अरे ये तो आप कह रहे हैं, वो भी कल को आपके बारे में यही कहेंगे। जो चुनाव हारा हुआ उसके कौन पैसे देगा? सोचो ना खुद ही भाई, तो वो इसलिए देगा क्योंकि वो आपको देगा उल्टे नहीं कि भैया मेरे को टिकट दे दो, जैसे कुछ दलों में होता है। क्योंकि फाइनेंस करना नहीं है पार्टी को, वो अपने धन पर लगाएगा और अपने हिसाब से चुनाव लड़ेगा और विधायक बन गया तो ठीक है, और नहीं तो वो जयराम जी जैसा था वैसा रहेगा। सबकी स्थिति ऐसी नहीं है कि जिनको वो अपना पैसा लगाए, पार्टी देगी पैसा। नहीं, अब आप पार्टी देगी तो हो सकते हैं। नहीं, सवाल ये है कि अब आप जब देख रहे हैं कि आपके ही पूर्व मुख्यमंत्री, वर्तमान में कांग्रेस के अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ जी बार बार ये कह रहे हैं हमसे क्या भूल हुई जो हमको ये सज़ा मिली, और वो बार बार कह रहे हैं मेरी सरकार गिर गई और ये हो गया वो हो गया, पर वो ये क्यों नहीं बता रहे हैं कि साहब जो गड़बड़ियाँ बीजेपी कर रही है वो ही उसी नक्शे कदम पे वो भी चल रहे हैं? नहीं, फ़र्क कैसे है? आपने ही घोषणा की 10 दिन में 2 लाख का कर्जा माफ़ करेंगे, अभी फिर आप कह रहे हो कि भाई साहब अगर फिर से हम सत्ता में आ गए तो पूरा कर्जा माफ़ कर देंगे। तो जनता को ये आप बोलो सही कि हाँ 10 दिन में तो नहीं कर पाए थे, पर पहले सुन तो लीजिए, पहले हमने झूठ बोला था, अब सच बोल रहे हैं। अरे वो तो मान लिया ना, मैंने भी मान लिया, मैंने तो बोला ही है, मैंने तो यहीं से शुरू किया ना कि अब आप यही बोल रहे हैं कि साहब अभी हमने इतना माफ़ कर दिया है 26 लाख किसानों का, अब आए तो फिर और माफ़ कर देंगे। तो ये भी बोलिए ना कि साहब हम झूठे थे, जो वचन पत्र में पहले कहा था कि 10 दिन में करेंगे वो नहीं कर पाए, और अभी भी कोई भरोसा नहीं है जीत जाए तो हम कल ही कर दें। अपने स्तर पे यहाँ से आने जारी कर दिए थे, जिलों में आकर कंप्लाइन होने में टाइम लगता है। नहीं देखिए, अब विषय पे आइए आप। मैं ये कह रहा हूँ कि आज भी आपको पता है केंद्र में बीजेपी की सरकार है कि नहीं? आपकी मान लो यहाँ बन जाए खुदा न खास्ता, तो आप क्या करोगे? क्या आपके पास पैसा है नहीं, खजाना खाली है, कर्जा अब मिलेगा नहीं 50,000 करोड़, तो कहाँ से आप बेरोजगारी भत्ता दोगे, कहाँ से कर्जा माफ करोगे? अभी देख लो ये लोग आईफा के नाम पे झूठ बोलते रहे कि 500 करोड़ सरकार ने दिए, बजट प्रावधान कर दिया। अब शिवराज सिंह ने खुद ने माना ये पैसा उद्योगपति ने दिया था जो हम वापस करेंगे डिपार्टमेंट। तो सुन तो लीजिए, ये तो आप कह रहे हो, जनसंपर्क हो, माध्यम हो,
यहाँ से करोड़ों रुपए खर्च हुए हैं और वो जैकलीन की कमर पे हाथ रखना था कमलनाथ जी को। अगर ऐसा होता तो शिवराज सिंह जी कहते हाँ। कि सरकार का इतना पैसा बर्बाद हुआ आईफा में। कह तो रहे हैं नहीं, वो ये नहीं कह रहे। भाई, विज्ञापन पे कह रहे हैं वो ये नहीं कह अरे रहे। सुन तो लीजिए, विज्ञापन पे तो कह ही रहे नहीं, हैं। आपने वो आयोजन यहाँ मिंटो हॉल में कराया, उसका लाइव प्रसारण कराया, उसका भुगतान करवा दिया। देखिए आप झूठ मत नहीं, बोलिए, झूठ नहीं बोल रहा वो। आप मत बोलिए। आप जैसा नेता बोलेगा तो ठीक नहीं जाएगी बात। ये है कि तमाशा करने के लिए एक पार्टी मौजूद है प्रदेश में, इसलिए दूसरा तमाशा नहीं होने देंगे। हाँ, तो वही उन्होंने एक लिहाज से ये सही बोल दिया कि भाई आपकी सरकार तमाचे मारती थी और तमाशा करती थी। तमाशा उनका हम कर रहे हैं, उनकी पार्टी कर रहे हैं। नहीं, आपने किया ना भाई। वो ये कह रहे हैं कि हम तो भाई समस्याओं को सुलझाने में लगे हैं। क्या कहते हैं कि उनका कहना ये था कि जिन उद्योगपतियों ने पैसा दिया था, मैं विभागों से कहा उद्योगपतियों को पैसा वापस कर दो। नहीं देखिए, आप उसको घुमाइए मत। नहीं, ऐसा मत घुमाइए। ऐसा उन्होंने रोजगार मिलता है नहीं। ये देखिए, ये कोई तर्क इसलिए नहीं हुआ। बात रोजगार की, स्थायी रोजगार की हो रही। ये नहीं हो रही कि एक दिन का हमने कहना रैली रख ली उसमें रोजगार मिल गया। ऐसे नहीं। देखिए, गंभीरता रखिए। और आप जनता के बीच जब जा रहे हैं तो अभी फिर आपने 28 घोषणा पत्र जारी कर दिए हैं। ऊपर से आपके ये बागी भी प्रत्याशी आपके यहाँ आ गए हैं, दूसरों के जो लेकर आए हैं आप अपने यहाँ पर। तो अरे तो मैं आपकी बात कर रहा हूँ कि जैसे आपके फूल सिंह बरैया, अब वो ब्राह्मण समाज का एक उनका वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें गालियां बक रहे हैं। कहाँ से फर्जी है? वो खुद ही बोल रहे हैं। तो जांच की मांग करवा लो आप। करोगे क्या? अरे करवा लो आप, अभी कर लेगी पुलिस उससे, तो आपकी भी कलई खुल जाएगी कि हाँ ऐसा आप सोचते हैं। नहीं, पर ये गलत है कि नहीं कि आप इस तरीके के लोगों को टिकट दे रहे हैं जो आप किसी भी जाति को, चाहे वो ब्राह्मण हो, वैश्य हो और दूसरी जाति के हों, किसी के खिलाफ भी बोलने का अधिकार है क्या आपको? तो नहीं है। तो ये आप ब्राह्मणों के खिलाफ बोल रहे हैं, ये अच्छी बात है? नहीं है। अगर वो वीडियो सही है तो उनको माफी मांगना पड़ेगी। चलिए, बहुत बढ़िया बात आपने कही है। यहाँ मैं आपसे जानना चाहूँगा गुप्ता जी कि नेताओं को चूँकि चुनाव जीतना है, फूल सिंह बरैया ये कहते नज़र आ रहे हैं कि मुसलमान और जो SC या ST के लोग हैं, खाली SC के लोग, वही इस देश के नागरिक थे, ये लोग बाहर से आए हैं सवर्ण लोग। तो आपकी पार्टी तो इसी बात का विरोध करती रही है कि जातिगत और ये सब चीज़ें नहीं होना चाहिए। ये हमारी ग्वालियर इकाई ने और मुखिया इकाई ने पुतले जलाए हैं और बहुत इस पर गहन असंतोष व्यक्त किया। पूरे प्रदेश में हमारी इकाइयाँ फूल सिंह बरैया जैसे जो नेता हैं, जो सिर्फ जाति धर्म और इस तरह का विद्वेष फैला के ही अपना अस्तित्व बनाए रखना चाहते हैं, ये कोई फूल सिंह बरैया हैं जो BSP से हटके उन्होंने खुद अपना दल बनाया, तब उनकी क्या स्थिति रही। और अब पता नहीं दिग्विजय सिंह जी ने उनमें क्या ऐसा नहीं देखा क्या, उनको राज्यसभा तो हरवा ही दिया। अभी ये और देखा कि उन्हें एक विधायक का एक टिकट उम्मीदवार बना दिया, जबकि वहाँ कांग्रेस का ऐसा व्यक्ति जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का सदस्य था, जो मध्य प्रदेश उसका अध्यक्ष था, उसके बावजूद भी उसको टिकट नहीं दिया और अब वो BSP से चुनाव लड़ रहा है। तो ऐसे व्यक्ति जिसका कोई आधार नहीं है, वो जाति धर्म की इस तरह की संविधान की जो नहीं, यहाँ मैं पिन पॉइंट आपसे जानना चाहूंगा, क्या सपाक्ष ने निर्वाचन आयोग को ये शिकायत दी? हमने बिल्कुल शिकायत की है और हमारा इनके विरुद्ध में पूरे प्रदेश में आंदोलन चल रहा है। हमारी यूथ विंग सब जगह इनके पुतले जला रही है और ये वही तिलक तराजू और तलवार वाली जो बात PSP पहले मायावती करती थी, वो ये संकीर्णता के नहीं, बात अभी सामाजिक समरसता की है कि चुनाव जीतना है, इसलिए आप जातियों जातियों को, हाँ मैं वही कह रहा हूँ, जातियों को आप लड़वा रहे हैं। तो क्या इस नाते क्या ऐसे व्यक्ति को अयोग्य घोषित नहीं किया जाना चाहिए? निश्चित रूप से करना चाहिए। आयोग को इस पर उन्होंने लिया, संज्ञान लिया, कलेक्टर ग्वालियर ने इसका प्रतिवेदन भी भेजा। नहीं, मैं भोपाल की बात कर रहा हूँ कि भोपाल में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को, राज्यपाल को, कांग्रेस के अध्यक्ष को क्या आपने ये कहा? हमने मुख्य निर्वाचन अधिकारी को ज्ञापन भेजा है और इसकी अभी वो जाँच चल रही है। लेकिन कांग्रेस के किसी नेता ने, बड़े नेता ने, चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री जी हो, चाहे दिग्विजय सिंह जी, किसी ने उस ऐसे बयान की या ऐसे वीडियो की कोई भर्त्सना नहीं की है। नहीं, तो मैं यही जानना चाह रहा हूँ कि आप क्या आज ये ज्ञापन देने दोबारा जाएंगे राज्यपाल के यहाँ या मुख्य निर्वाचन आयोग को? चूंकि अभी आचार संहिता प्रभावशील हो गई है और आचार संहिता के बाद ये वीडियो वायरल हुआ है, इसलिए हमने आयोग को ये चीजें दी है कि आप इन्हें डिस्क्वालीफाई करें और इनको चुनाव लड़ने से रोकें। इस तरह का अगर माहौल बनाएंगे तो बहुत बढ़िया। मैं यहाँ आपसे पूछना चाहूँगा राकेश जी कि
कुछ भी आरोप लगा देना, किसी भी जाति के खिलाफ बोल देना। अभी ये अगर मान लीजिए किसी निचले स्तर की बात होती तो अभी हंगामा मच जाता, पर चूँकि अब इसमें भी जातिवाद है, सवर्णों के खिलाफ है, तो उनको मालूम है इनका तो कुछ है नहीं प्रभाव, कुछ भी बोल दो। तो कांग्रेस ने ये तय कर रखा है कि मतलब सवर्णों को गालियां देना है। तो मैं यही जानना चाह रहा हूँ कि क्या इस पर कमलनाथ जी या पार्टी को संज्ञान नहीं लेना चाहिए कि भाई ये स्थिति क्या है। अगर वो ऐसा कह रहे हैं कि मुस्लिम और बाकी के लोग, 2 लोग मेरे साथ आ जाएं तो इनको सबको हम भगा देंगे, ये कौन मतलब कोई बड़े महात्मा हैं क्या हैं कि राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री क्या हैं ये? उसमें बरैया जी ने खुद से कह दिया कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। नहीं, ये जो बयान जो दिया था उन्होंने सारे मीडिया में छपा है, हमारे यहाँ चला है ये, तो ये ठीक है क्या? नहीं, गलत है, गलत चीज़ है। तो ऐसे आप लोगों को अगर पैरवी करेंगे, ऐसे लोगों को टिकट देंगे तो ये तो और सामाजिक समरसता को तोड़ देंगे। ये पहले थोड़ी पता रहता है कौन क्या करेगा। नहीं, कौन क्या करेगा? हाथरस की घटना पे तो आप बिल्कुल गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहे हैं, और ये यहाँ सवर्ण के आपके लुटने के लिए बैठे हैं, जूते खाने के लिए बैठे हैं। तो वो मामला ही दूसरा था, किसी को जाने ही दे, भाई, आपके पत्रकारों को अरे जान दे रहे थे वहाँ पे। मैं तो वो तो मामला अपन ने उठाया खूब, सुनिए वो उठाया। अब आप यहाँ पे जो कर रहे हैं इसका क्या? इसके लिए भी क्या यही करें क्या? सवर्ण मतलब आपकी पार्टी में इतने उपेक्षित और जूते खाने लायक हैं? इलेक्शन कमीशन में शिकायत की है ना, जांच होगी। नहीं, आप क्यों नहीं करते अपने ऐसे प्रत्याशी पे कार्रवाई के साथ? ऐसे को हम टिकट नहीं देंगे। नहीं, हम लोग को मैंने बताया ना, पहले तो एक तो वो चीज है, दूसरा कितना क्या नहीं, पर आप भी ब्राह्मण समाज से आते हैं, कोई आपको ऐसी गालियां दे, ये अच्छी बात है क्या? तो असली में क्या है, देखिए साहब, कांग्रेस की तो नीति है कि ग्वालियर चंबल संभाग में 9 सीटें एससी वर्ग की हैं, और वो समझ रहे हैं कि फूल सिंह बरैया के कारण वो एससी वर्ग के वोट कांग्रेस को मिल जाएंगे। सपाक्स पार्टी दावा करती है कि कांग्रेस को 1 वोट भी नहीं मिलेगा, वो सारे वोट वहाँ बीएसपी ने खड़े किए हैं, सब बीएसपी को वोट जाएंगे। चलिए, विजय चतुर्वेदी जी, आपसे जानना चाहूँगा कि ये विषय चूँकि गंभीर है और आरोप प्रत्यारोप का है, सवाल ये है कि आप एथिक्स की अगर बात कर रहे हैं तो आपके नेताओं ने क्यों नहीं माफ़ी मांगी? कमलनाथ जी आपके प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो मतलब इस समर्थन में है कि हाँ ब्राह्मणों का ऐसे ही अपमान होता रहे? नहीं, खुद ही ब्राह्मण है, ऐसा कैसे? नहीं, तो ये मतलब वो खुद ही कर रहा है ना आपका अध्यक्ष, तो कि वो अपने प्रत्याशी जिसको टिकट दे रहा है वो खुद ही वहाँ गालियाँ बक रहे हैं कि साहब इनको सबको भगाओ। आप नहीं, आप बताइए कि ये जो ओबीसी है या वैश्य हैं या ब्राह्मण हैं, इन सबको मतलब आपने अपना जर खरीद गुलाम समझ रखा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। तो फिर आपको माफ़ी मांगना चाहिए कि ये प्रत्याशी ने जो कुछ कहा है उसके लिए कमलनाथ जी माफ़ी मांगे। नहीं, देखिए आप, शिवराज सिंह जी ने कुछ बोल के आए थे, उसने कहा था सवर्ण वोटिंग की क्या बोल के आए थे, उसका बीजेपी के सरकार से बाहर कर दिया था माइके लालों ने, है ना? हाँ भैया, तो ऐसा नहीं है। नहीं, तो मैं यही कह रहा हूँ, आप भी मतलब ये तय करके बैठे हैं कि जीतना नहीं है चुनाव और गालियाँ बकना है सवर्णों को। तो जीतना ही है। हाँ, तो ऐसे जीतेंगे क्या? नहीं, वो ऐसा नहीं है। तो ये जानकारी जनता को क्लियर कीजिए ना कि साहब आप वाकई सामाजिक समरसता वाले लोग हैं या नौटंकीबाज हैं? हमारी पार्टी धर्मनिरपेक्ष, तो ऐसे प्रत्याशी पे क्या कार्रवाई कर रहे हैं आप जो खुलेआम जो है सवर्ण समाज को गालियां दे रहा है? अगर कुछ ऐसा है तो पार्टी अपने स्तर पे देख लेगी क्या। चलिए, बहुत अच्छी बात है। मैं यहाँ अंतिम सवाल आपसे पूछना चाहूँगा गुप्ता जी कि जो हालात हैं वो आपको सामने दिख रहे हैं। सवाल ये है कि लोकतंत्र की एक मर्यादा है और लोकतंत्र की मजबूती इसी में है कि सभी लोग एकजुट रहें, पर अब ये जो सवर्णों के खिलाफ या ओबीसी के खिलाफ अगर बरैया का बयान आ रहा है तो सपाक्स इसको किस हद तक ले जाने की इच्छा रखती है? और सपाक्स बिल्कुल इसको आम आदमी तक ले जा रही है, और 28 सीटों नहीं, पूरे प्रदेश की 230 विधानसभा में हम इसके लिए उपरांत आंदोलन कर रहे हैं। हमारा तो मूल मुद्दा ही यही है कि संविधान के अनुच्छेद 15 के अनुसार जाति, धर्म, लिंग इन सबके विपरीत जो भी आचरण करता है, जो सरकारें काम करती हैं, उनकी भर्त्सना की जाए और समाज में सामाजिक समरसता लाकर सभी वर्गों को आगे बढ़ने का अवसर दिया जाए। तो ये और ऐसे नेताओं के बारे में क्या कहेंगे आप? इन नेताओं के खिलाफ इनके पुतले जलाएंगे, इनके खिलाफ जन जागरण करेंगे, जिससे कि जनता इनको अपने दरवाजे पर भी नहीं खड़ा होने देगी। बहुत बढ़िया बात आपने कही है, और लोकतंत्र की खूबसूरती इसी में है कि लोग एक दूसरे के प्रति ठीक है असहमत हो सकते हैं उनकी नीतियों से, उनकी विचारधारा से, परंतु जातिगत द्वेष फैलाकर या जिसको कहें दरार डालकर चुनाव जीतना है, इसीलिए लोगों को लड़ाकर
एक क्या कहते हैं अनैतिक काम किया जाए, ये तो कम से कम ठीक नहीं है। और इस मामले में कांग्रेस अब फंसती नज़र आ रही है, क्योंकि जिस तरह से जो नेता हैं जिनको ये टिकट दिए गए हैं उनमें कहीं ना कहीं बड़ी सहमति कुछ नेताओं की है कांग्रेस के, चाहे वो कमलनाथ हों या दिग्विजय सिंह हों। तो उनको ये भी देखना होगा कि उनके जो मूल कार्यकर्ता हैं ज़मीनी कांग्रेसी, वो इस बात पर नाराज़ हो रहे हैं। एक तो आप बाहर से व्यक्ति ले आए और ऊपर से वो सवर्णों को या एक दूसरे को लड़ाने का काम कर रहे हैं, तो ये उचित तो नहीं हो सकता। अब ये कमलनाथ जी को भी देखना होगा कि वो अपने प्रत्याशियों के बारे में पहले क्लियर करें जनता के सामने कि जिनको टिकट दिए गए हैं वो वाकई उनके प्रति, उनकी पार्टी के प्रति, उनकी विचारधारा के प्रति सहमत हैं या नहीं, या वो सिर्फ चुनाव जीतने के लिए ये टोटके कर रहे हैं। न्यूज़ ऑब्जर्वर के खास कार्यक्रम विशेष में इतना ही, लेकिन यहाँ विभाग खबरें तो जारी रहेंगी। आप देखते रहिए न्यूज़ ऑब्जर्वर यानी सिर्फ खबर।